वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी देख रहे हैं, जिसमें हमने क्रिया टॉपिक स्टार्ट किया था, यानी कि वर्ब को पढ़ रहे थे। वर्ब को किस प्रकार से बनाया जाता है, वर्ब किन शब्दों से मिलकर बनती है, या फिर वर्ब की परिभाषा क्या होती है, अभी तक हमने ये देखा। वर्ब जो शब्द है वो धातु पद से मिलकर बनता है, मूल धातु और यौगिक धातु से क्रिया का निर्माण होता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं क्रिया के भेद, यानी कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पूरा वीडियो ध्यान से देखें, वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर बात करें क्रिया के भेद की या फिर वर्ब के प्रकार की, तो दो प्रकार की होती है। एक होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। इसमें पहला होता है प्रकार द्विकर्मक क्रिया और दूसरी होती है संयुक्त क्रिया, और एक होती है कर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के बारे में सबसे पहले जानते हैं। सकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़े उसको सकर्मक कहेंगे। ठीक है, मतलब जो कर्म से संबंधित हो, जिसमें आप कर्म की बात करें उसमें सकर्मक क्रिया होगी। जैसे कि मंजुल आम खा रहा है, यहाँ खा रहा है क्रिया के संचालन का फल आम पर पड़ रहा है, अतः खा रहा है क्रिया सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सकर्मक क्रिया को पहचानने का तरीका है कि क्रिया से क्या कौन के प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाए तो वह सकर्मक क्रिया है। जैसे कि आप यहाँ पर बना लीजिए मंजुल आम खा रहा है, आप इसमें प्रश्न कर सकते हैं मंजुल क्या खा रहा है, तो मंजुल आम खा रहा है। आपको क्या का प्रश्न मिल गया, क्या का उत्तर मिल गया, तो आप पहचान जाएंगे सकर्मक क्रिया है। ऐसे ही अगर आपने लिखा सेंटेंस कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम क्या पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो आपको यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा कि राम ने क्या पढ़ा है, पुस्तक को पढ़ा है, इसलिए ये क्रिया कैसी है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अगर आपने एक आपको सेंटेंस मिलता है कि गीता हंसती है, तो आपको यहाँ पर क्या या फिर कौन का उत्तर मिल रहा है, क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगी, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ये सकर्मक क्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो आप क्या और कौन के प्रश्न से समझ सकते हैं कि सकर्मक क्रिया कहाँ पर प्रयोग होती है और अकर्मक क्रिया कहाँ पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बालिका निबंध लिख रही है, बालिका क्या लिख रही है, निबंध लिख रही है। ठीक है, यहाँ पर यही करके बताया गया है। अब इसी में एक प्रकार होता है द्विकर्मक क्रिया, जो कि सकर्मक क्रिया ही है, लेकिन उसको कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। मतलब कि कुछ सकर्मक क्रियाएं एक कर्म वाली होती है, कुछ दो कर्म वाली होती है। जो दो कर्म वाली होती है उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्वेता ने रीना को बांसुरी दी, यहाँ दो सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म, जैसे सेतु और बांसुरी, ये दो जो है प्रयोग हो गए। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है दी गई है, द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, देना काम क्या हो गया, दो लोगों के बीच में वो बन गया, इसलिए द्विकर्मक क्रिया है। यहाँ बांसुरी मुख्य कर्म है और रीना गौण कर्म है। मतलब कि एक आपको कर्म मिलेगा जो मेन कर्म होगा, जो काम हो रहा है, मतलब क्या दिया जा रहा है, बांसुरी दी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर किसको दी जा रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिया क्या जा रहा है, बांसुरी, ये मुख्य कर्म हो गया, और जो दिया जा रहा है मतलब देना क्या हो गया, द्विकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, एक इंसान से दूसरे को दे दिया गया। अगला दिया गया है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है, जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का मेल हो, वहाँ पर संयुक्त क्रिया होगी। इसकी विशेषता है कि उसकी पहली क्रिया प्रायः मुख्य होती है और दूसरी उसकी अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे कि राम विद्यालय पहुँच गया। ठीक है, राम विद्यालय पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया संयुक्त क्रिया है। अब राम घर से निकला था विद्यालय जाने के लिए, अब विद्यालय पहुंच चुका है, तो कहाँ पहुंच गया, विद्यालय पहुंच गया, तो ये कैसी क्रिया हो गई, संयुक्त क्रिया हो गई। ठीक है, यहाँ पर विद्यालय थोड़ा शुद्ध लिखा है, विद्यालय ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सही कर लें, यह शुद्ध दिया गया है। अगला प्रकार है अकर्मक क्रिया का। तो अकर्मक क्रिया कहाँ, जहाँ पर क्रिया के व्यापार का फल जो है वो कर्ता पर पड़े, वहाँ पर अकर्मक क्रिया। अब यहाँ कर्म की बात नहीं हो रही, यहाँ सब्जेक्ट की बात हो रही, यहाँ पर कर्ता की बात हो रही। ठीक है, तो उसको अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे कि रति गई, कौन गया, रति चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, किसकी विशेषता है, अब यहाँ पर कर्म की विशेषता नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि कर्ता की विशेषता है। यहाँ पर क्या थी कि राम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो वहाँ पर कर्म की विशेषता हो गई थी। अब यहाँ पर क्या है, कर्ता की विशेषता, तो जहाँ कर्ता की विशेषता है वहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अकर्मक क्रिया क्या है, गई है। ठीक है,
इसके बाद पूरक होते हैं कुछ, जैसे कि कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कर्ता और कर्म के अनुसार रहते हुए पूरा अर्थ प्रकट नहीं करती। इस स्थिति में वाक्य में क्रिया का अर्थ पूरा करने के लिए जो शब्द जोड़े जाते हैं उनको पूरक कहा जाता है। उदाहरण से समझिए, उन्होंने उसे कथाकार बनाया। इस वाक्य में उन्होंने कर्ता और बनाया क्रिया के होते हुए भी वाक्य पूरा नहीं है, उसे पूरा करने के लिए कथाकार शब्द जोड़ना पड़ा, अतः कथाकार शब्द क्या है, पूरक शब्द बन गया। जैसे कि क्रिया के 3 भेद होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर भी क्रिया होती है, ठीक है। क्रिया के भेद यहाँ पर अब आगे बताए गए हैं। तो व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया के भेद अगर देखें तो वो कौन से हो जाएंगे, क्रिया के 3 भेद होंगे। अभी तो हमने देखा था कि सामान्यतः क्रिया के कितने 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, 2 प्रकार की क्रिया होती है, ठीक है। लेकिन अगर व्युत्पत्ति के आधार पर देखें तो 3 प्रकार की हो जाएगी। अब ये कौन कौन सी, एक तो मूल क्रिया, एक यौगिक क्रिया और एक पूर्वकालिक क्रिया। मूल क्रिया क्या होती है, जो क्रिया दूसरे शब्द से ना बनी हो उसे मूल क्रिया कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना कि मूल धातु क्या होती है, तो मूल धातु से बनने वाली क्रिया ही मूल क्रिया हो गई। जैसे कि आना, जाना, खाना, पीना, ये सब मूल क्रिया है। हूँ, हैं, था, थी, थे, थी, ये सब मूल क्रिया के उदाहरण हैं। यौगिक क्रिया, जहाँ पर क्रिया अन्य शब्दों या फिर प्रत्ययों को जोड़कर, जो प्रत्यय होते हैं उनको जोड़कर बनाई जाए, वहाँ पर यौगिक क्रिया होगी। यौगिक का तो अर्थ ही होता है मेल, तो जहाँ पर 2 शब्दों के मिलने से यौगिक क्रिया बने, अन्य शब्द या फिर प्रत्यय को जोड़कर क्रिया का निर्माण किया जाए तो वहाँ पर यौगिक क्रिया होगी। जैसे कि आ जाना, चला जाना, खा लेना, सिखाना, पढ़ाना, तैरना, ये सब क्या है, ये क्रियाएं यौगिक क्रिया हैं। अब ये क्रियाएं भी 3 प्रकार से बनती हैं। पहली बनती है क्रिया के आगे दूसरी क्रिया लगा दो तो बन जाएगी यौगिक क्रिया। जैसे कि खा जाना, खा भी एक क्रिया है, जाना भी एक क्रिया है, 2 को जोड़ दिया, क्रिया के आगे एक और क्रिया लगा दी तो बन गई यौगिक क्रिया। गिर पड़ना, ठीक है, इसे संयुक्त क्रिया भी कह देते हैं। इसमें पहली क्रिया मुख्य क्रिया है और दूसरी क्रिया सहायक क्रिया होती है। अब दूसरे प्रकार से यौगिक क्रिया बनेगी कि आगे आ या फिर बा प्रत्यय लगा दिया, जैसे चलना, चलाना, तैरना, तैराना, लिखना, लिखाना, इसे प्रेरणार्थक क्रियाएं भी कहा जाता है, ठीक है। इसको प्रेरणार्थक क्रिया भी कहेंगे। प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक क्रिया होती हैं। अब तीसरा प्रकार है, तीसरे किस तरह से बनाएंगे, संज्ञा या फिर विशेषण के आगे ना प्रत्यय आप लगा देंगे तो बन जाएगी क्रिया। जैसे धिक्कार के आगे लगा दिया धिक्कारना तो बन गई क्रिया, पुचकार के आगे लगा दिया पुचकारना तो बन गई वर्ब, खरीद के आगे लगा दिया खरीदना तो ये बन गई वर्ब, ठीक है। तो पुचकारना, खरीदना, धिक्कारना, ये सब क्रिया के रूप हैं जो कि संज्ञा या फिर विशेषण के आगे ना प्रत्यय लगाकर, ना को नाम धातु भी कहा जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर नाम धातु से क्रिया का निर्माण हो जाता है, नाम धातु क्रिया भी इनको कह दिया जाता है। तीसरा प्रकार है पूर्वकालिक क्रिया। ये कैसे बनती है, जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने से पहले पाया जाए, जो कि लिंग, वचन, पुरुष से प्रयुक्त ना हो, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे कि उदाहरण से समझिए, गोलू पढ़कर सोती है, तो गोलू सोने से पहले क्या काम कर रही है, पढ़ने का काम कर रही है। यहाँ पढ़ने का कार्य सोने से पहले हो चुका है, तो पढ़कर मतलब ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया। सोने के पहले एक और क्रिया, सोना भी अपने आप में क्रिया है, ठीक है, लेकिन उसके पहले पढ़ लिया है, तो पढ़कर क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया। समझ आया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी तक क्रिया के भेद देखे। क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक, अकर्मक। व्युत्पत्ति के आधार पर देखें तो 3 प्रकार की होती है, एक मूल क्रिया, यौगिक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। यौगिक क्रिया के भी 3 प्रकार होते हैं, क्रिया के आगे क्रिया लगाकर, क्रिया के आगे प्रत्यय लगाकर या फिर क्रिया के आगे ना प्रत्यय लगाकर, जिसको नम धातु क्रिया कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे है क्रिया की अवस्थाएं। क्रिया की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक तो सामान्य अवस्था, विधि अवस्था और संभाव्य अवस्था। सामान्य अवस्था क्या होती है, जिस क्रिया से सामान्य अवस्था का बोध हो, किसी विधान का निश्चित ज्ञात हो कि कोई काम हुआ है, निश्चय ज्ञात हो, उसे सामान्य अवस्था की क्रिया कहेंगे। जैसे कि दुर्गेश आया, तो दुर्गेश आ चुका है, निश्चित है कि दुर्गेश आ गया है, यहाँ पर क्या होगी, सामान्य क्रिया। गुड़िया खेल रही है, आप देख रहे हैं कि गुड़िया खेल रही है, मतलब यहाँ पर सामान्य क्रिया है। यहाँ पर आया, खेल रही है, क्रिया से आने और खेलने का विधान निश्चय होता है, इसलिए यहाँ पर क्रिया की सामान्य अवस्था होगी, ठीक है। क्लियर है। अगला दिया गया है विधि अवस्था। ये कहाँ पर होती है, जिस क्रिया से आज्ञा, प्रार्थना, प्रश्न आदि का भाव प्रकट हो, उसे विधि अवस्था की क्रिया कहा जाता है। जैसे कि तुम खाओ, तुम खाओ, ये क्या होगी, आपने किसी को आज्ञा दे दी, तुम जाओ, तुम खाओ, तुम पढ़ो, ये आज्ञावाचक चीज हो गई, तो यहाँ पर क्या है, विधि अवस्था।
आप मुझे 500 रुपये दीजिए, ये आपने क्या कहा, आपने प्रार्थना की उससे। क्या मैं अंदर आऊँ, ये प्रार्थना होगी। क्या हम घूम सकते हैं यहाँ पर, या फिर क्या हम यहाँ घूम सकते हैं यहाँ पर, ये प्रश्न हो गया। तो ये सब क्या है, जहाँ पर आपको आज्ञा का बोध हो, प्रार्थना का बोध हो, प्रश्न का बोध हो, ये भाव प्रकट हो, वहाँ पर विधि अवस्था की क्रिया हो जाएगी। ठीक है। और यह अवस्था भी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती है परोक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या होगी, जैसे कि इस विधि में आना, प्रार्थना, ये प्रश्न होंगे और वर्तमान काल में कार्यान्वित होना इसमें ज्ञात होगा। मतलब ये प्रेजेंट काल में होगी, प्रेजेंट टेंस में इसका जो है रहेगा सेंटेंस। जैसे कि अभी प्रकोष्ठ जाओ, हम यहाँ रहें, हे प्रभु उसकी रक्षा करो। मतलब जो काम है वो प्रेजेंट में ही हो रहा है, वर्तमान काल में ही हो रहा है। अगला है परोक्ष विधि। इसमें क्या है, इसमें आज्ञा, प्रार्थना और जो प्रश्न है ये भविष्य काल में कार्यान्वित होंगी। मतलब भविष्य काल की बात हो रही, फ्यूचर की बात हो जाएगी। जैसे तुम कल कार्यालय जाना, यहाँ आप दे तो रहे हैं किसी को, क्या आप किसी को यहाँ पर आज्ञा दे रहे हैं कि तुम कार्यालय जाना, तुम कल जाना, लेकिन कार्यालय मतलब भविष्य में कहने को कह रहे हैं, भविष्य में जाने को कह रहे हैं। तुम कल बाजार जाना, ये क्या हो गई, आज्ञा तो है, लेकिन कैसी आज्ञा है, भविष्य में देने वाली आज्ञा, भविष्य में उसको किया जाएगा, भविष्य में वो एग्जीक्यूट की जाएगी। तो ये हो गई परोक्ष विधि वाली अवस्था। ठीक है। प्रत्यक्ष और परोक्ष इसमें यही अंतर है, एक वर्तमान में होता है, एक भविष्य में होगा। आप मुझे मोबाइल दीजिएगा, आप कभी भी दे दीजिएगा, तुम कल घर जाना, ये सब भविष्य वाली हैं, तो परोक्ष विधि है। तीसरी अवस्था है संभाव्य अवस्था। जिस क्रिया से अनुमान, इच्छा या फिर संदेह आदि का बोध हो, वहाँ पर संभाव्य अवस्था की क्रिया होती है। जैसे शायद वह आगरा में मिल जाए, वह घर पर होगा या नहीं। अब यहाँ अनुमान लगा रहे, आपको संदेह है, आपको पता नहीं है, कंफर्म नहीं हो, आप निश्चित नहीं हो, क्योंकि अगर निश्चित होता तो सामान्य अवस्था हो जाती। ठीक है। अगर आज्ञा की बात होती और प्रार्थना की बात होती, प्रश्न की बात होती, तो फिर आपकी दूसरी वाली जो अवस्था है वो अवस्था हो जाती जिसमें प्रत्यक्ष विधि, परोक्ष विधि हमने पढ़ी। दूसरी अवस्था मतलब आपकी विधि अवस्था हो जाती। लेकिन यहाँ अनुमान की बात है, यहाँ संदेह की बात है, तो क्या हो जाएगी, संभाव्य अवस्था, जहाँ संभावना की बात की जाए। जैसे वह घर पर होगा या नहीं, मैं परीक्षा में शायद उत्तीर्ण हो जाऊं, या फिर वह कल आएगा या नहीं। ये सब क्या है, संभावना को दर्ज कर रहे हैं, संभावना के बारे में बता रहे हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि संभाव्य अवस्था हो जाएगी। क्लियर है। तो अभी तक हमने जाना क्रिया के भेद दो प्रकार से, व्युत्पत्ति के आधार पर और सामान्यतः सकर्मक और अकर्मक क्रिया। फिर हमने क्रिया की तीन अवस्थाएं पढ़ी, मूल अवस्था, विधि अवस्था और संभाव्य अवस्था, जिसमें से हमने पढ़ा कि विधि अवस्था दो प्रकार की होती है, परोक्ष अवस्था और प्रत्यक्ष विधि अवस्था। तो दोनों प्रकार हमने पढ़े और साथ ही साथ सारी अवस्थाओं को देखा, उदाहरण को देखा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।